है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद ध्रुव यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबको मालूम है कि हमारा एक नया कोर्स है डीएसए कोर्स, अल्टीमेट डीएसए कोर्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स इन हिंदी, जहाँ पर हम C++ और पाइथन और लीड कोड की सहायता से डीएसए की यहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे। और अगर आप इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो यहाँ बटन पे एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों यार, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर हमारा डीएसए का जो कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि डीएसए की कोडिंग करने से पहले और डीएसए को जानने से पहले हमें उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है दोस्तों? जब भी दोस्तों आप जब कोई कोड लिखते हो तो कोड को रन होने में एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक सेट ऑफ लाइंस होते हैं और एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो परफॉर्म करता है। और एक उससे भी छोटा प्रोग्राम होता है तो उसको रन होने में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। बट जब कोई बड़ा इनपुट रहता है तो उसको परफॉर्म करने में यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है आड़े। क्या कैसे मैं बताऊँ, मैं आपको समझाता हूँ एक अच्छे से तरीके से। बट उसके पहले आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक ऑफिशियल जो डेफिनेशन है वो सुन लीजिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम ग्रोज एज द साइज ऑफ इनपुट डेटा increases. It helps us understand how efficient an algorithm is in terms of execution time and time complexity usually expressed in big O notation. तो आप इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करें क्योंकि इसकी बात हम करेंगे अगले वीडियोस में। बट फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर वर्ड पे ध्यान दें, इनपुट डेटा इंक्रीजेस, मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी डिपेंड करती है इनपुट डेटा पे। अच्छा, कैसे भाई? मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे आखिर ये काम करता है और आखिर किस तरीके से आप इसको रिलेट करोगे। क्योंकि अभी तक अगर आपने डीएसए नहीं पढ़ा तो आपको लगता होगा कि भाई यहाँ पर कोई भी आप कोड रन करो तो वो कुछ सेकंड्स में यहाँ पर रन हो जाता है और उससे कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई कोड 5 सेकंड में रन होता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कोड 1 सेकंड में रन होता है तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, 1 सेकंड इज़ नॉट अ बिग टाइम। बट जैसे जैसे आपका यहाँ पर इनपुट डेटा बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका यहाँ पर टाइम भी इंक्रीज़ होता जाता है, जो कि एक दिक्कत है। कैसे मैं आपको समझाऊँ? देखो, मान लो कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू। मान लो कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, आप लोग एक लाइब्रेरी में गए, ठीक है, ये लाइब्रेरी में आप गए और इस लाइब्रेरी में आपने देखा कि काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई है। मान लो कि यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है कि दोस्तों यहाँ पर टोटल हमारे पास में 26 जो है वो 26 अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं। तो मान लो जो कि हमारे पास यहाँ पे 26 किताबें हैं, ठीक है, ऐसी किताबें यहाँ पर रखी हुई है, 1 2 एंड ऐसे करके डैश 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 ऐसा करके आपके पास में 26 किताबें रखी हुई हैं। और हर किताब पे नाम लिखा हुआ है, किसी पे ए है, किसी पे ई है, किसी पे जी है, आखिरी वाले पे जी है, और बीच में इसी तरीके से रैंडमली हमने यहाँ पर किताब रख दी। और फिर मैंने आपको बोला कि चलो एक काम करो, लाइब्रेरी में जाओ और मुझे सी नाम की किताब ढूंढ के दो। तो अब आप क्या करोगे, आप अंदर जाओगे और एक एक करके इसको सर्च करोगे कि 1 2 3 ऐसा करके आप सर्च करोगे, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर सी मिल जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको सी मिल जाएगी। आपको मान लो कि सी मिलने में कुछ लगा 5 सेकंड लगा, ठीक है, सी मिलने में 5 सेकंड लगा। अब ऐसे ही मान लो कि आपके पास में यहाँ पर ए इस तरीके से एक किताब का नाम है, देन ए बी इस तरीके से एक किताब का नाम है, ए सी ऐसा करके आपकी किताबों के नाम है, और ऐसा करके जेड 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 ऐसा कर तक के आपकी किताबों के नाम। और अगर फिर उसमें आपको बोलूँ कि काम करो, जाके मुझे FEG नाम की किताब ढूंढ के ला के दो, तो आपके यहाँ पर उस किताब को ढूंढने में पसीने छूट जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर इस तरह की किताब ढूंढने में पसीने, और ये सब रैंडमली है, ये तो मैंने ऐसे लाइन से लिख दिया, बट मान लो सब रैंडम है। पहले FEG है, देन बीच में कहीं पर ANC है, ऐसा कुछ करके, और सब रैंडमली बटे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर ढूंढने में पसीने छूट जाएंगे। हो सकता है कि आपको यहाँ पर हो सकता हो कि यहीं पे मिल जाए किताब, पहले नंबर पे मिल जाए तो आपको 1 सेकंड लगे, या फिर हो सकता हो कि आपको यहाँ पर किताब कहीं लास्ट में रखी हो, कहीं बीच में रखी हो, तो आपको यहाँ पर 5 दिन भी लग जाए, ठीक है। तो कुछ नहीं कह सकते भाई, कितना भी समय यहाँ पर लग सकता है। तो आप यहाँ पर देख लो
कि भले ही अगर मान लो कि सी यहाँ पर लास्ट में भी रखी होती तो आपको एट द एंड मान लो कि 10 सेकंड लगते, क्योंकि ए बी सी डी ऐसा आपको देखने में 10 सेकंड लग जाएंगे, ठीक है, मैक्स 10 सेकंड लग जाएंगे। बट अगर यहाँ पर एंड में रखी हो तो 5 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ पर इनपुट साइज कितना था 26, और यहाँ पर कितना था काफ़ी ज़्यादा, ए से लेके तो जेड तक, ठीक है, कुछ भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकता था। तो यहाँ पर आपके पास में काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन थे, तो आपको यहाँ पर 5 दिन लग रहा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनपुट जो है वो इनपुट डेटा जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है वैसे ही आपका यहाँ पर टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ये डिफाइन करती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आप ये मत अंदाज़ा लगाइएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि कोड कितनी देर में रन हो रहा है, ये अंदाज़ा नहीं लगाना आपको, क्योंकि जो कोड रनने का जो टाइम है वो डिफरेंट टाइप की चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है, वो आपकी रैम पर डिपेंड करता है, ठीक है, देन और भी काफ़ी सारे जो फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ें नहीं रहनी है, हम यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में क्या बनाएंगे, एल्गोरिथम बनाएंगे। तो हमें ये पता लगाना है कि भैया ये एल्गोरिथम रन होने में किस तरीके से कितना टाइम यहाँ पर लग रहा है, किस तरीके से यहाँ पर जब इनपुट डेटा चेंज करता है, वेरी करता है, उस हिसाब से हमारा एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस हिसाब से वेरी करती है, ठीक है, मतलब कितना देर लगता है यहाँ पर एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होने में, वो हमें यहाँ पर डिफाइन करता है। अभी मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू पर समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी चलिए हम आते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे, स्पेस का मतलब क्या, सॉरी टाइम का मतलब क्या, समय, कितना समय लग रहा है यहाँ पर एल्गोरिथम को रन होने पे। स्पेस का मतलब क्या है, जगह, कितना जगह ले रहा है आपका एल्गोरिथम रन होने में, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मेमोरी एन एल्गोरिथम यूजेस एज अ फंक्शन द डेटा ऑफ द इनपुट डेटा साइज। ये भी किस पे डिपेंड करता है, आपके इनपुट डेटा साइज पे। It helps us understand how efficient an algorithm is in terms of memory usage. तो दोस्तों इस लाइन को आप इग्नोर कर दो, इस लाइन को आपको ध्यान देने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप देखो कि अब आपको यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट होता है, जब भी आप कोई एक वेरिएबल डिफाइन करते हो आपके प्रोग्राम में, तो वो कुछ ना कुछ मेमोरी जो है वो लेता है, कुछ भी मेमोरी यहाँ पर लेगा, 0.00 KB, ठीक है। जिसके आप अगर एक नंबर स्टोर करते हो, 2 नंबर का 1 2, तो आपकी 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो 4 बाइट्स से बहुत छोटा है, अभी तक की स्टोरेज डिवाइस कितनी आती है, टेराबाइट्स में, पेटाबाइट्स में चलती है, बट 12 बाइट 4 बाइट इज सो स्मॉल। रैम कितने की आ रही है, 16 GB, 32 GB, 8 GB आ रही है, तो 4 बाइट क्या लगेगा। बट जब यही जो वेरिएबल है ये बड़ा होते जाता है और ये मेमोरी लोकेट करते जाता है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, तब यहाँ पर दिक्कत खड़ी होती है। उस दिक्कत को बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि भाई कितना स्पेस आपका यहाँ पर एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम ले रहा है। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि मैंने आपको बोला कि भाई एक ऐसा एल्गोरिथम, मतलब एक ऐसा एल्गोरिथम मुझे बताओ। अब एल्गोरिथम का भी आप एक डेफिनेशन सुन लो। एल्गोरिथम का मतलब हमेशा प्रोग्राम नहीं होता, हमेशा कोडिंग नहीं होता। एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, प्रोसीजर, किसी काम को करने की प्रोसीजर। जैसे चाय बनाने का एल्गोरिथम, क्या है चाय बनाने का एल्गोरिथम, पहले तो आपका तपेली लो, उसको गैस पर रखो, गैस चालू करो, देन उसके बाद में उसमें पानी डालो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरे चाय बनाने का प्रोसेस मत पूछना मुझसे। तो वो एक एल्गोरिथम होता है, एक प्रोसीजर होती है। जैसे कि आपको अगर हमारा कोर्स फॉलोअप करना है, हमारा वीडियो देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, फ़ोन को पहले टर्न ऑन करो, देन आपका पासवर्ड फेस लॉक जो भी हो वो डालो, देन यूट्यूब ओपन करो, देन हमारे चैनल पे आओ, देन स्लाइड करके वीडियोस पे जाओ, देन लेटेस्ट वीडियो उस पर क्लिक करो। तो ये क्या हो गया, एक एक स्टेप्स हो गए, इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये करो, इसके बाद ये करो। तो ये एल्गोरिथम होता है। तो मान लो कि मैंने आपको 2 एल्गोरिथम बताए, ठीक है। काहे कि 2 एल्गोरिथम बताए, मैंने आपको बोला कि जो भी भाई, जैसे हम हमारा लाइब्रेरी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी यहाँ पर लाइब्रेरी हम वापस ले आते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारी सस्ती सुंदर लाइब्रेरी, खिड़की बनाता हूँ भाई साहब इसमें, ओके बढ़िया। तो हमारी लाइब्रेरी बन गई। तो अब मान लो कि भैया इस लाइब्रेरी में आप लाइब्रेरियन हो, और जो भी बंदा आ रहा है आपको उसका नाम और उसका फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है। नाम और फ़ोन नंबर लिखना है। तो अब 2 एल्गोरिथम हो सकते हैं इसमें, ठीक है। 2 एल्गोरिथम हो सकते हैं। पहला एल्गोरिथम तो क्या है कि सबसे पहले तो आप एक पेज लो, एक पेज में उस बंदे का नाम लिखो,
देन उस पेज को एक कॉपी में, मतलब एक फाइल में रख दो, और बस आपको ऐसा ये चीज़ रिपीट करती जानी है, ठीक है। एक पेज लो, देन नाम पूछो भी, ठीक है, नहीं तो पूछोगे तो लिखोगे, नाम पूछो, उसमें लिखो, एंड देन उसके बाद में उसको एक फाइल में रख दो। अब मान लो आपके पास में ऐसे दिन में 50,000 लोग आए, ठीक है, कितने लोग आए, 50,000 लोग आए, तो इसने आपके कितने पेज ऑक्यूपाइज कर लिए, 50,000 पेज ऑक्यूपाई कर लिए, ठीक है। टाइम वही लग रहा है, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, एक बंदे का लाइन लिखने उतने लगेगा, 50,000 बंदों का लिखोगे, मतलब एक एक करके लिखोगे तो भी आपका टाइम उतने लगना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात ही नहीं हो रही, स्पेस की बात हो रही है। तो कितना स्पेस ने ऑक्यूपाई करा, 50,000। अब ऐसा दिन में 50,000 आ रहे हैं, तो ऐसे ही अगर मान लो कि आपके यहाँ पर 100 दिन हो गए, तो यहाँ पर 2 जीरो और जोड़ दो, तो कितना क्या, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 50 लाख आपके पास यहाँ पर पेपर्स आ जाएंगे। उसको रखने के लिए आपको क्या लगेगी, जगह। आपकी टेबल पे क्या, पेपर ही पेपर हो जाएंगे, टेबल पे क्या हो जाएंगे, पेपर ही पेपर हो जाएंगे, सब जगह आपकी स्पेस फुल हो गई। क्या हो गई, स्पेस फुल हो गई। आ गया ना स्पेस का कॉन्सेप्ट, ये होती है आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब यहाँ पर आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा एल्गोरिथम क्या हो सकता है रिकॉर्ड रखने का। आप एक लैपटॉप बाय करो, एक लैपटॉप बाय करो, उसमें आप एक्सेल खोलो और एक्सेल में 2 कॉलम बनाओ एंड उसमें एंट्री करते जाओ, ठीक है। टाइम उतने लगेगा। आप यहाँ पर भी क्या करोगे, बंदा आएगा, आप क्या करोगे, आप उसको नाम पूछोगे, भाई नाम क्या है, लिख दिया, आपका मोबाइल नंबर क्या है, लिख लिया, चलो जाओ। एक्सेल में है, एक्सेल में भी वही करोगे, आपका नाम क्या है, लिख लिया, मोबाइल नंबर क्या है, लिख लिया, चलो जाओ, ठीक है। दोनों में टाइम सेम लग रहा है, टाइम दोनों में सेम लग रहा है, बट यहाँ पर डिफरेंस इसका आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर स्पेस का। अब यहाँ पर आप एक एंट्री करो, 50 लाख एंट्री करो, 5 करोड़ एंट्री करो, 50 करोड़ एंट्री करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी टेबल में स्पेस उतनी रहेगी। स्पेस कितनी गिरेगी, एक बार में गिरेगी जितना आपका वो लैपटॉप लेगा, ठीक है, उतनी स्पेस गिरने वाली है। उसके अलावा आपका पूरा टेबल खाली रहेगा, भले ही 50 करोड़ लोग आ जाए, ठीक है, 50 करोड़ एंट्रीज हो जाए, तो भी आपकी स्पेस वो लैपटॉप जितनी रहेगी, ठीक है। बट अगर यहाँ पर 50 करोड़ पेपर्स आ गए, तो आपको सबसे पहले तो उसको रखने की जगह देखनी पड़ेगी। तो दोनों में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है ही नहीं, स्पेस घेरा ही नहीं रही, पर फिर भी कुछ ना कुछ घिरा रही है, लैपटॉप स्पेस घेरा है, बट उसके बाद में स्पेस ही नहीं है। तो सेम आपका एल्गोरिथम किस में लगता है, कोडिंग में लगता है। जैसे कि आपने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, आप चाहते हो कि क्या हो कि मैं यहाँ पर एंट्रीज करते जाऊँ, मुझे 1000 इनपुट लेने हैं और 1000 इनपुट आप यहाँ पर वेरिएबल बनाते जा रहे हो, 1 इनपुट 2 इनपुट 3 इनपुट, और उसके बाद में क्या करते जा रहे हो, आपके कितने हो गए, 1000 यहाँ पर वेरिएबल हो गए, और वो 1000 वेरिएबल्स को फिर रखने की जगह सेम इसके से काम हो गया। बट उसकी वजह आप क्या कर सकते हो कि एक वेरिएबल बनाओ एंड देन जितने भी इनपुट लेना उसको उसमें अपडेट करते जाओ, अपडेट करते जाओ, अपडेट करते जाओ, अपडेट करते जाओ, एंड आखिरी में आपको वही लास्ट वाला इनपुट चाहिए तो उसी में से निकाल लो। तो यहाँ पर क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी 0 लग रही है, ठीक है। तो उम्मीद आपको थोड़ा रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझने में आसान हुआ होगा। एक चीज़ है मेरे लिए, जैसे कि मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आपको यहाँ पर एक लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ, आप देखो, उम्मीद आपको यहाँ पर पसंद आएगा। तो मैं इसको कीप करता हूँ, मतलब ये जितने भी मैंने यहाँ पर चित्राफुदरी करी उसको कीप पर मैं रखता हूँ। और हाँ, ये देखो, 2 एल्गोरिदम्स दोनों दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, दोनों एल्गोरिदम्स सेम है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्या पढ़ा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है इनपुट डेटा साइज में, मतलब इनपुट डेटा आपका जितना ज़्यादा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज़्यादा होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, उसको रन होने में टाइम, उसको उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों 2 फंक्शन लिखे, जिन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती फिलहाल, तो ये एक सिंपल सा पाइथन का कोड है दोस्तों, जो कि क्या करता है, जो कि जैसे कि आपके एरे दिए हुए हैं ना, एरे मतलब लिस्ट, लिस्ट में आपने लिखा हुआ है 1 4 5 6 9 ऐसा करके लिखा हुआ है, उसको ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, ठीक है, सॉर्ट करता है, बस इतना काम करता है ये, ठीक है। तो ये वही करने वाला है, ये एक है और ये एक है। अभी यहाँ पर इस लाइन में देखो दोस्तों, लाइन नंबर 20 में, एक में कितने एलिमेंट हैं, 10,000, और एक में कितने एलिमेंट हैं, हाँ, एक में इसमें एलिमेंट है 1000, एक से लेकर तो 10,000 तक के नंबर रहेंगे और एलिमेंट कितने हैं 1000, और इसमें एलिमेंट कितने हैं 10,000, ठीक है। तो ये मतलब इस वाले में ज़्यादा है और इस वाले में कम है। जिनको कोडिंग नहीं आती, जिन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं बिना सिखाया आपको यहाँ पर इसमें जंप कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइव डेमोन्स्ट्रेट आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। बाकी हम पाइथन पढ़ेंगे बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, पाइथन से दोनों कवरअप करेंगे इस कोर्स में। तो इस वाले कोड में 10,000 एलिमेंट है, इस वाले कोड में 1000 एलिमेंट है, ठीक है। और करता क्या है, सॉर्ट करता है असेंडिंग ऑर्डर में। और एक ये जो मैंने कोड लिखा है वो होता है दोस्तों
इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ये क्या होता है, कैसा होता है, भूल जाओ इसको, बट ये एल्गोरिदम की एक मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें बढ़ते जाते हैं उसी तरीके से, मतलब ये एक एल्गोरिदम है, एक सॉर्ट करने का तरीका है, ठीक है। तो ये तरीका क्या है दोस्तों कि इसमें जितने एलिमेंट बढ़ते जाएंगे आपकी टाइम उतना ही यहाँ पर बढ़ते जाएगा, जितने ज़्यादा एलिमेंट उतना ज़्यादा टाइम, ऐसा बढ़ता जाता है इसमें, ठीक है। तो उसी तरीके का मैंने एल्गोरिदम लिखा है ताकि आपको यहाँ पर लाइव डेमो में दिखा सकूँ, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर कोड को रन करता हूँ, 1000 एलिमेंट को ये सॉर्ट करेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर रन करा, ठीक है। तो ये देखो ओरिजिनल एरे, ये था हमारा एरे, ठीक है। ये था हमारी लिस्ट जिसमें इतने सारे 1000 नंबर लिखे हुए थे, और देखो इसने सॉर्ट कर दिया है 3, 8, 23, 33, 34, 44 ऐसा करके इसने सॉर्ट कर दिया। और इसको कितना टाइम लगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, इसमें 0.02 सेकेंड्स लगे इसको 1000 एलिमेंट्स को सॉर्ट करने में, ठीक है। प्रीटी गुड, मतलब 1000 एलिमेंट आपके यहाँ पर 0.02 सेकेंड्स में होगा, ठीक है। मतलब पॉइंट मिली सेकेंड भी नहीं लगा, मिली सेकेंड से भी छोटा समय लग गया आपको यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी बात है। चलो 10,000 पे आते हैं, 10,000 को रन करके देखते हैं। ये मैंने रन करा इसको, ठीक है, रन करा और ये सॉर्टिंग मेरी यहाँ पर चल रही है। अब जाके सॉर्ट हुआ, अब जाके सॉर्ट हुआ, मतलब वो वहाँ पर कंप्यूटर हैंग नहीं हुआ था वहाँ पर टाइम इतना लगा, टाइम कितना लगा दोस्तों, 5 सेकंड का टाइम लगा। कितना टाइम लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा। और ये वैरी करेगा, ये वैरी करेगा क्योंकि मैं ऑनलाइन इंटरप्रेटर यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो ऑनलाइन इंटरप्रेटर जिस क्लाउड कंप्यूटर में होगा उस कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम, उस कंप्यूटर का एनवायरनमेंट, उस कंप्यूटर की रैम, वो सब पे ये टाइम डिपेंड करेगा। अगर इसको मैं वापस रन करता हूँ तो देखो अब यहाँ पर टाइम थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, टाइम थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। मैं नीचे करता हूँ, 2 सेकंड लगे, इस बार 2 सेकंड लगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है दोस्तों टाइम किस पे, मतलब टाइम क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। बट फिर भी ये इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, 0.02 सेकंड से किसी भी हालत में नहीं आ पाएगा, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही चीज़ है दोस्तों। ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपने दिया था वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, कनेक्टिविटी, इस सब पे डिपेंड करा। बट एक इसकी एक ऐसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम नंबर ऐसा एग्जैक्ट निकाल सकते हैं इस एल्गोरिदम का, जिससे आपको दोस्तों ये मिल जाएगा, जिससे आपको ये समझ में पड़ जाएगी कि भाई ये एल्गोरिदम एटलीस्ट इतना समय लेगा ही। आप किसी में भी इसको डाल के देख लो, इससे इतना समय तो लेगा, इससे ज़्यादा भी ले सकता है, इससे ज़्यादा भी ले सकता है, डिपेंड अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रैम, ठीक है। तो हम एटलीस्ट जो काम जो करने वाले हैं वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल कर दें। मतलब जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो मैं आपको ऐसा अगर मैंने आपको ये कोड लिख के दिया तो आप इस कोड को देख के बता दोगे कि भाई इसमें एटलीस्ट इतना टाइम तो लगेगा ही, इससे कम टाइम लग ही नहीं सकता है, गारंटी है, इतना आप कॉन्फिडेंस से बोल दोगे। तो इसमें 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है, 10,000 एलिमेंट को सॉर्ट करने में। अभी मान लो कि आपके फेसबुक के यूजर्स कितने हैं, सर्च करो, एक बार मैं भी सर्च करता हूँ, मुझे मालूम नहीं है, फेसबुक नहीं, चलो गूगल के देखते हैं कि हाउ मैनी पीपल यूजेस गूगल, ठीक है, मुझे एक एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, तो 4.3 बिलियन, कितना, 4.3 बिलियन। ये हम कितने की बात कर रहे हैं, 10,000 की, 10,000 की, 4 बिलियन में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका 10,000 हो गया, 10,000, उसके बाद में 1,000, देन 1,000, लाख, 10,000, करोड़, 10 करोड़, अरब एंड 10 अरब, ठीक है। अब मुझे 4.3 बिलियन को कैसे कन्वर्ट करना पता नहीं, बट हाँ, और उसके बाद में, और इस अभी हमें कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड्स, तो 2.1। तो आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा भाई कि इस पर कितना टाइम लगेगा, इसमें आपको 2 साल भी मान सकते हो, उतना भी लग सकता है, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे कि आपका एक आप सर्च करो, आपका रिजल्ट जो है वो कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद आए, नहीं, तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, DSA, यहाँ पर लगेगा हमारा DSA। तो इसके हिसाब से, इतने बड़े के हिसाब से इंसर्शन सॉर्ट काफ़ी नहीं है। तो क्या इंसर्शन सॉर्ट के अलावा फिर क्या करें यार, एक ही तो आपने एल्गोरिथम बताया, और भी काफ़ी सारे होते हैं, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। क्योंकि आजकल खेल दोस्तों फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चलता है, ठीक है। अगर आपको यूट्यूब वीडियो चाहिए तो 2 से 3 सेकंड में लोड होनी चाहिए, ज़्यादा से टाइम लगाएगा 10 सेकंड भी आज तक, आजकल लोगों का वेट पेशेंस नहीं है, तो उतना भी वेट हम नहीं सह सकते, कंपनियां उतना रिस्क नहीं ले सकती, नहीं तो लोग उनके प्लेटफॉर्म से चले जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना काफ़ी ज़रूरी है। और जब भी हम कोई एल्गोरिदम लिखेंगे या फिर खुद का भी आप एल्गोरिदम बनाओगे कभी इन फ्यूचर, तो आपको वहाँ पर अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देना पड़ेगी कि इस प्रोग्राम की कितनी है, ठीक है।
तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आप इस दोनों चीज़ों को बस जितना मैंने अभी बताया उतना ध्यान में रखो। अगर आपको कहीं और से रेफरेंस लेना हो तो आप ले सकते हो, बट जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं उसको ध्यान में रखो दोस्तों। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो रही समझने में तो बेझिझक कमेंट कीजिए। अगर आप यहाँ पर समझोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं, ठीक है। तो समझना काफ़ी ज़रूरी है, कमेंट करो, मैं आपको वापस से वहाँ पर एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। और अगर चैनल पर नए हो, डीएसए पढ़ना चाहते हो, वो भी एक बिंदास तरीके से, एकदम सरल तरीके से, तो सब्सक्राइब कर लो कोड विद ध्रुव को, क्योंकि हमारी टैगलाइन ये है कोडिंग मैथ सिंपल। ओके, तो यार दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।